हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित सिलेबस को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम छठी यूनिट पर फोकस कर रहे हैं। लगभग हमारी छठी यूनिट भी 2000 वीडियो में समाप्त होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आप सब लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सिलेबस याद होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को सिलेबस याद होना चाहिए। इस सिलेबस में हम पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश में कृषि का विकास पढ़ चुके हैं। आज हम उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास इस पॉइंट पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि ये सिलेबस इकोनॉमिक्स में शामिल किया क्यों गया, क्योंकि उद्योग तो वास्तविक रूप में हमारे सिलेबस में जियोग्राफी का विषय है। तो जब उद्योग अगर जियोग्राफी के विषय के रूप में पढ़ा जाता है तो फिर हम इसे इकोनॉमिक्स में क्यों शामिल किए हैं, या उद्योग और एमएसएमई को हमने जियोग्राफी में क्यों शामिल किया। देखिए, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों ही विषय में ये सब्जेक्ट शामिल हो सकता है, क्योंकि जियोग्राफी में हम करंट अफेयर्स के आंकड़े नहीं पढ़ते हैं। वहां हम उद्योग की आधारभूत संरचना पढ़ते हैं, या उद्योग कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब हुई। जब जियोग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है तो इतिहास से लेकर, मतलब आजादी से लेकर आज तक कौन कौन से उद्योग विकसित हुए, किन क्षेत्रों में कौन से उद्योग ज्यादा हैं, उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ है, इन सब बातों पर फोकस किया जाता है। जबकि इकोनॉमी में जब ये टॉपिक पढ़ा जाता है तो यहाँ केवल और केवल पिछले वर्ष के आंकड़ों पर फोकस करते हैं, या पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर इस उद्योग सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो उद्योग, अधोसंरचना और एमएसएमई, इन तीनों को ही केवल हमें नवीन आंकड़ों के आधार पर पढ़ना है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि इसमें हमें नवीन आंकड़े पढ़ने हैं, और नवीन आंकड़ों का आधार जो है वो इकोनॉमिक्स के कुछ पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमी में 3 प्रमुख शाखाएं होती है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र है हमारे लिए। मध्य प्रदेश में जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है वो आप सबको याद होना चाहिए। पिछले वर्ष तक जीडीपी में 2022-23 तक जीडीपी में योगदान 19% रहा है द्वितीय क्षेत्र का। और द्वितीय क्षेत्र में आप सबको पता है उद्योग, निर्माण, विनिर्माण और इसके साथ कुछ छोटी छोटी सी चीजें जैसे शामिल होती हैं। मध्य प्रदेश में जीवीए वृद्धि दर द्वितीय क्षेत्र में 5.42% रही। यहाँ से ये दोनों ही आंकड़े आपको याद रखने हैं कि हमारी जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा। जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 19% है, और जीवीए में जो वृद्धि दर होती है उस वृद्धि दर में हमारा योगदान, या पिछले साल हमने औद्योगिक क्षेत्र में 5.42% की वृद्धि दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। चालू कीमतों पर या चालू मूल्यों पर द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को अगर सकल मूल्य वर्धन में देखा जाए तो मैं अब द्वितीय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों की बात कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले हम विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे। विनिर्माण क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? विनिर्माण क्षेत्र में वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जो उद्योगों में, कारखानों में किसी भी वस्तु के निर्माण से संबंधित होती हैं। और विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान रहा वो 42 जो प्रतिशत योगदान है वो 42.69% है। अर्थात सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि द्वितीय क्षेत्र में जो पैसा कमाया जाता है उसमें 42% हिस्सा विनिर्माण का होता है। निर्माण क्षेत्र का अर्थ आप समझते हैं, सड़कों का निर्माण, उद्योगों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बांधों का निर्माण, सब निर्माण क्षेत्र में आता है। और इसका योगदान लगभग 39.94% है द्वितीय क्षेत्र में। तीसरे नंबर पर बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाएं आती है जिनका योगदान 17% है। आपको ये तीनों ही अंग याद रखने हैं। पहला विनिर्माण सबसे बड़ा है, विनिर्माण का योगदान कितना है? 42%, राउंड फिगर भी याद रख सकते हैं। निर्माण क्षेत्र 39% और सेवा जो बिजली, विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र है वो 17% योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं।
विगत एक दशक में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी जो वस्तुएं हैं, उपयोग आदि के उपयोग में जो वृद्धि की दर है वो लगभग 10% है। अर्थात इसका ये है कि हर साल 10% उपयोग में वृद्धि हो जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि रही वो भी लगभग 10% ही रही, या ओवरऑल इनमें 10% की वृद्धि रही। मध्य प्रदेश में कारखानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 6 वर्ष 2004-5 से लेकर 9-10 की अवधि में 16% कारखानों की वृद्धि रही। इसके बाद इसकी वृद्धि दर लगभग 10% है। विगत एक दशक में कारखानों की संख्या 13.27 प्रति वर्ष की वृद्धि से बढ़ रही है। अर्थात औसत रूप से देखा जाए तो हर पिछले 10 सालों में अभी तक 13.5% की वृद्धि दर से हर साल कारखानों की संख्या बढ़ती है। 2004-5 से 2012-13 तक स्थिर पूंजी में लगातार वृद्धि हो रही है। ये पॉइंट स्पेशली आप याद रखेंगे, स्थिर पूंजी में हमारे यहाँ अभी तक कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहा, हमारे यहाँ स्थिर पूंजी हमेशा बढ़ती रही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास में 7वां स्थान है। आप सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और ईज ऑफ डूइंग में हम एक अचीवर्स राज्य की श्रेणी में शामिल हैं। अचीवर्स राज्य वे होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, वो अचीवर्स राज्य कहलाते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर है। अगर राज्यों की सूची बनाई जाए तो मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में 19वें स्थान पर आता है। ये नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के माध्यम से आंकड़ा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग विकास की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश में जिलों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे संपूर्ण विश्व को विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश के रूप में बांटा गया है, ऐसे ही उद्योगों के नजरिए से मध्य प्रदेश के जिलों को 3 भागों में बांटा गया है। विकसित जिले, अल्प विकसित जिले और अविकसित जिले, या विकसित जिले, विकासशील जिले और अविकसित जिले। तो उद्योगों की दृष्टि से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, रीवा, ये 7 जिले विकसित जिलों की श्रेणी में आते हैं। इन 7 में से 4 जिले तो महानगर के रूप में और 3 अलग से आप याद रख लें, उज्जैन, रीवा और सागर। ये 3 जिले और साथ में याद रखें, ये सातों जिले विकसित जिले कहलाते हैं। इसके अलावा 25 जिले विकासशील जिलों की श्रेणी में रखे गए हैं और बाकी के बचे हुए जिले अविकसित जिलों की श्रेणी में हैं, अर्थात उनमें उद्योगों का विकास न्यून है। इन 3 प्रकार से आपको विकसित, अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील और अविकसित, इन 3 रूपों में जिलों को बांट लेना है। राज्य में 232 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये वर्तमान का आंकड़ा है, आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 232 औद्योगिक क्षेत्र हैं। एमएसएमई विभाग के हिसाब से 194 क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और उद्योग विभाग के अनुसार 37 क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है मध्य प्रदेश की, उसकी बात नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार ने केवल 6 क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र की मान्यता दी है, वो अन्य क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र की मान्यता नहीं देता। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारे जिले, हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें आगे की संरचना कैसी है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 6 फूड पार्क, 8 एकीकृत विकास केंद्र, 3 ड्राई पार्क, 1 स्टोन पार्क, 1 ग्रीनफील्ड सेज, 4 आईटी सेज और 1 परिधान पार्क। ये पूरा डाटा आपको अच्छे से याद रख लेना है। जब आप जियोग्राफी में उद्योग पढ़ें तो इनकी डिटेल्स भी याद रखनी पड़ेगी कि 6 फूड पार्क कहां कहां पर है। यहां मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी हम केवल आंकड़ों पर फोकस कर रहे हैं। आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 6 फूड पार्क हैं, 8 एकीकृत विकास केंद्र हैं, 3 ड्राई पार्क हैं, 1 स्टोन पार्क है, 1 ग्रीनफील्ड सेज है, 4 आईटी सेज है और 1 परिधान पार्क है। और आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष छिंदवाड़ा जिले में एक बहुउद्देशीय सेज प्रस्तावित किया गया है, जिसकी स्थापना अब की जा रही है। ये एग्जाम में आने जैसा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुउद्देशीय सेज की स्थापना की जा रही है। बहुउद्देशीय सेज की स्थापना छिंदवाड़ा में की जा रही है।
इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रत्न परिष्कृत केंद्र और ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 6 प्रमुख शुष्क अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी हैं। कंटेनर डिपो का अर्थ होता है ऐसे स्थान जहां कंटेनर्स को रखा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे 6 प्रमुख शुष्क अंतर्देशीय डिपो हैं। आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट किसे कहा जाता है? ड्राई पोर्ट। इसी से ये अंतर्देशीय शुष्क क्षेत्र बनता है और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 ऐसे शुष्क क्षेत्र हैं। इनमें वेयर हाउसिंग की कुल क्षमता 240 लाख मीट्रिक टन है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमपीआईडीसी द्वारा जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश औद्योगिक पार्क प्रोफाइल एवं लैंड बैंक रिपोर्ट के अनुसार, ये एक रिपोर्ट है जिससे हमारे मध्य प्रदेश में कितना जमीन उपलब्ध है जिस पर उद्योग लगाए जा सकते हैं उसका आंकड़ा प्रदर्शित करती है। राज्य का औद्योगिक भूमि औद्योगिक पार्कों के लिए 73,015 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। मतलब पूरा मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए 73,000 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है, जिसमें से 19,000 हेक्टेयर विकसित भूमि है और बाकी की अविकसित भूमि है जिसे विकसित किया जा रहा है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 5 विकास केंद्रों से आशय है औद्योगिक क्षेत्र में 76 विकसित, 19 विकासशील और 13 प्रस्तावित भूमि बैंक हैं। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने भूमि बैंक संचालित हैं। मध्य प्रदेश में 76 विकसित भूमि बैंक, ये याद रखेंगे, पूरा आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 19 विकासशील और 13 प्रस्तावित भूमि बैंक बनाए गए हैं और जहां से भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, किसी भी उद्योग को खोलने के लिए हमें 4 बेसिक जरूरतें होती हैं: जमीन, पैसा, मजदूर और कच्चा माल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमि होती है, जो भूमि बैंक स्थापित करके हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन, पिछले साल हमने किन किन औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया उनकी बात कर रहे हैं। अर्थात कौन से क्षेत्रों या औद्योगिक क्षेत्रों में हमने नई नई संरचनाएं अर्थात सड़क, बिजली, पानी आदि की सुविधाओं को अपडेट किया है या आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उन्नयन किया गया है। तो पिछले साल हमने 95 करोड़ रुपए की लागत से 7 औद्योगिक क्षेत्रों को अपडेट किया है। इनके नाम परीक्षा में इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि लमतारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। आपको याद रखना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। देवास औद्योगिक क्षेत्र देवास जिले में ही है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र धार जिले में है। बानमोर औद्योगिक क्षेत्र मुरैना जिले में है। प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी जिले में है। अधिकांश स्टूडेंट ने नए जो जिले बने उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। प्रतापपुरा औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी जिले में है, ये याद रखेंगे आप सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। खेरईगांव बोरगांव जिला छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा में खेरईगांव बोरगांव नाम का औद्योगिक क्षेत्र है। लमतारा औद्योगिक क्षेत्र कटनी में है और फूड पार्क बाबई होशंगाबाद में है, अर्थात बाबई औद्योगिक क्षेत्र होशंगाबाद में है। पिछले वर्ष इन 7 औद्योगिक क्षेत्रों पर हमने पैसा खर्च करके इनका उन्नयन किया है। इस वर्ष 9 औद्योगिक क्षेत्रों को और अपडेट किया जा रहा है इससे पृथक। अब हम उन 9 औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं। इसके अलावा 9 औद्योगिक क्षेत्रों को का उन्नयन किया जा रहा है और वो कौन कौन से हैं। पहला है जग्गा खेड़ी मंदसौर, यहाँ एक फूड पार्क भी है, आपको याद होना चाहिए। फेज 2 इंदौर औद्योगिक क्षेत्र है ये। निमरानी खरगोन में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर में है। सिद्धगांव सागर में है। नौगांव बीना सागर जिले में है और आईजीसी मनेरी मंडला जिले में है। आपको इन औद्योगिक क्षेत्रों में 2 बातें याद रखनी है कि इस साल कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन अर्थात विकास किया जा रहा है। इन 9 औद्योगिक क्षेत्रों का इस वर्ष किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने 7 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जो हमने याद किए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क, हमने कोविड-19 महामारी में अनेक बीमारियों का उपचार
खोजने की कोशिश की, अनेक किल्लतों का सामना किया, मेडिकल की जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बहुत समस्याएं रही, उनकी कमी को दूर करने के लिए हमने मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की है। मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में 222 करोड़ रुपए की लागत से 360 एकड़ जमीन पर हम एक मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कर रहे हैं। आप स्थापना कर चुके हैं, याद रखेंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। स्टार्टअप नीति क्या होती है? ऐसी नीति जो नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लाई जाती है, उसे हम स्टार्टअप नीति कहेंगे। नवाचार संचालित उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2022 में लाई गई है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश में कब लाई गई? 2022 में लाई गई। कैसे याद रखेंगे आप? दो दो, देखिए इसमें पूरे में दो दो दिख रहा है, इससे आप जोड़ सकते हैं, नीति शब्द में भी दो ही होता है, नीति, ये दो ऐसे याद किया जा सकता है। अब स्टार्टअप से भी इसको याद कर सकते हैं, स्टार्ट अप, यहाँ पे भी दो शब्द हैं, स्टार्ट और अप, इससे भी जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2021, ये क्या है? यह नीति निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण को प्रभावशाली रूप से बनाए रखने में कार्यरत है और उद्योगों को संवर्धित करने या उनको बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। 2021-22 में इस नीति में प्रदान की गई सुविधाएं और सहायताओं के अंतर्गत 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया गया। आपको मूल रूप से याद करना है, उद्योग संवर्धन नीति कब आई? उद्योग संवर्धन नीति 2021 में आई है, याद रखेंगे। उद्योग में 21 है या 21 से उद्योग को जोड़ लेना, याद रह जाएगा। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ये भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा परीक्षा में। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान मध्य प्रदेश में कब लाया गया था? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान मध्य प्रदेश में 2022 में लाया गया था, को जून 2022 में जारी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश एक अचीवर्स राज्य में के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या मध्य प्रदेश को एक अचीवर्स राज्य की श्रेणी में इस रिफॉर्म्स के अंदर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021, सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। इथेनॉल और जैव उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना कब शुरू की गई? 2021 में शुरू की गई। वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल या पेट्रोल में इथेनॉल का 10% मिश्रण करने का हमने लक्ष्य रखा है। दो लक्ष्य रखे गए हैं कि 2022 तक हम इसमें 10% इथेनॉल का मिश्रण कर लेंगे और 2025 तक हम 20% इथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में कर लेंगे। इथेनॉल का मिश्रण क्यों किया जा रहा है? दो उसके कारण हैं। एक तो पेट्रोलियम हमारा उत्पाद नहीं है, हमारे यहाँ पैदा नहीं होता है। दूसरा, इससे हम पर्यावरण संरक्षण के भी दृष्टि को दृष्टिगत रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना और हेतु सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाती है। मध्य प्रदेश इथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन इथेनॉल एवं जैव उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति 2021 में आई। यही नीति है जिससे इथेनॉल के संयंत्र स्थापित करने पर सब्सिडी मिलती है और इसी नीति में लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक हम 10% और 2025 तक हम 20% इथेनॉल का मिश्रण कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई विकास नीति 2021। एमएसएमई विकास नीति 2021 का अर्थ क्या है? एमएसएमई के विकास हेतु जो नीति लाई गई उसका वर्णन 2021 या उसको 2021 में लाया गया। निवेश आकर्षित करने, इसका मूल उद्देश्य है निवेश आकर्षित करना और उसे प्रोत्साहित करना और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उद्योग संवर्धन नीति, उद्योग संवर्धन नीति हम पढ़ चुके हैं, 2021 में है। इस एमएसएमई नीति के तहत एमएसएमई क्लस्टर्स विकास योजना भी लाई गई, जिससे एमएसएमई के अलग अलग क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ये क्या है? मध्य प्रदेश ने बाजार की पहल और व्यावसायिक परिस्थितियों के तंत्र को संरेखण द्वारा सौर क्षमता का दोहन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 लाई गई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई गई ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के उद्देश्य या उसको बढ़ावा देकर के हम
पर्यावरण के घटकों के रूप में इसका उपयोग कर सके, नवीन रोजगार का सृजन कर सके और हमारी जो जीडीपी है उसको, उसकी ग्रोथ को और सुनिश्चित कर सके। मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना 2022, ये सब में पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है उसका साल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उद्यम क्रांति में आप उसका साल याद रखें, ऊर्जा नीति में उसका वर्ष याद रखें। फिर सेकंड पॉइंट है ये कब क्यों, किस उद्देश्य से लाई गई है, वो दूसरा विषय रहेगा। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एमएसएमई इकाइयों के विस्तार हेतु मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में लाई गई। ये भी एमएसएमई का विकास करके रोजगार सृजन करने के उद्देश्य हेतु लाई गई है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का कार्यान्वयन योजना 2022, ये पूरा ही वर्ड एक साथ याद रखेंगे। स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना ये दोनों 22 में आई हैं। क्या है ये? मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश को स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के रूप में एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 शुरू की। क्या होते हैं इंक्यूबेटर्स? इंक्यूबेटर्स वे इकाई होते हैं जो नवीन स्टार्टअप्स होते हैं, या नवीन स्टार्टअप्स को ही हम इंक्यूबेटर्स के नाम से जानेंगे। सरकार का दृष्टिकोण है कि स्कूल और कॉलेज के स्तर पर ही अकादमिक हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए और स्टार्टअप की एक संस्कृति को मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाए, ये आप याद रखेंगे। इसके तहत हम नए नए स्टार्टअप्स, नए नए निवेशकों को आकर्षित करना, नए नए के इंक्यूबेटर्स को की स्थापना करना और हितधारकों को जोड़कर निजी क्षेत्र का को विकास करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश स्टार्टअप परिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए हमने 4 पहल की है, या 4 उसके आधार स्तंभ है। पहला है बाजार तक पहुंच। बाजार तक पहुंच के लिए हमने 2018 से ही प्रयास करना शुरू किया था और स्टार्टअप की में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। एक है फंडिंग सहायता, इसके लिए हमने स्टार्टअप नीति लाई और उसके तहत हम एमएसएमई की वित्तीय सहायता दे रहे हैं। फंड का आरंभिक लक्ष्य और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का हमने फंड निर्धारित कर दिया है। स्टार्टअप नीति 2022 में हमने भोपाल में एक स्टार्टअप केंद्र की स्थापना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये, किस नीति के तहत भोपाल में स्टार्टअप केंद्र बनाया गया है? स्टार्टअप नीति के तहत भोपाल में एक स्टार्टअप केंद्र बनाया गया है, ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। देखिए, नवाचार मतलब नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा देना। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के स्टार्टअप पोर्टल में पंजीकृत 2597 स्टार्टअप्स हैं। सीधा सा याद रखना है कि 2023 में मध्य प्रदेश में कितने स्टार्टअप पंजीकृत हैं, आपको याद रखना है 2023 में 25 97, टोटल 26 भी कर सकते हैं, 2597 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश ने उभरते हुए निवेश योग्य स्टार्टअप्स को उद्यमशीलता सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग विकास प्रकोष्ठ, याद रखेंगे, उद्योग विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल में की गई है। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन द्वारा जारी रिपोर्ट में स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य घोषित किया गया है 2019 में, जिसको 2021 में बढ़ा करके एस्पायरिंग लीडर के रूप में नामित किया गया है। याद रखेंगे, भारत सरकार का जो उद्योग संवर्धन विभाग है वो हर साल, हर 2 वर्ष में एक बार एक रैंकिंग जारी करता है। 2019 में हमारी रैंकिंग थी इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्य की, जो 2021 में अपडेट होकर के अर्थात बढ़ करके एस्पायरिंग लीडर के रूप में आ गई है। सीधा प्रश्न एमपीपीएससी ऐसा ही पूछता है कि उद्योग संवर्धन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में नवाचार की कौन सी रैंकिंग, या मध्य प्रदेश को किस राज्य के रूप में नामित किया गया है? एस्पायरिंग लीडर के रूप में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है, ये याद रखेंगे। फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 2787 पंजीकृत थे, जिसमें से 1224 जो हैं ये आगे का आंकड़ा है, ये 2023 में जो एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं कुछ स्टार्टअप्स, वो भी शामिल कर लिए गए हैं। मूल आंकड़ा हमें याद रखना है कि महिलाओं के स्टार्टअप्स कितने हैं। इनमें से महिलाओं के स्टार्टअप है 1243,
और कुल स्टार्टअप्स कितने हैं 2787। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मैंने आपको 2597 बोला था, ये पिछले 2023 के अंत तक की स्थिति है, ये फरवरी मार्च तक की स्थिति है, जिसमें 300 का इजाफा हो चुका है। वह महिलाओं द्वारा जो संचालित है, महिलाओं द्वारा संचालित जो स्टार्टअप है उनकी संख्या 1243 है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई विकास नीति 2021। राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, सक्रिय नीति और नियमितीकरण, नियमित वातावरण, रोजगार स्वरोजगार सृजन के लिए एमएसएमई नीति लागू की गई। याद रखना एमएसएमई नीति कब लागू की गई है, एमएसएमई नीति 2021 में लागू की गई है। और एमएसएमई के पोर्टल के हिसाब से 2023 तक 2.7 लाख एमएसएमई इकाइयां मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं। सीधे याद रख लो मध्य प्रदेश में कितने एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत हैं, 2.7 लाख इकाइयां पंजीकृत हैं मध्य प्रदेश में। और इन 2.7 लाख इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार देने की क्षमता है, लगभग 14 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता इनमें है। अब याद रखेंगे 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने एमएसएमई पंजीकृत हैं, 2.7 लाख, और उनमें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, 14 लाख लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक जिला एक उत्पाद। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब आई, 2018 में, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको बाद में लाया गया, पहले ये उत्तर प्रदेश में आई थी। हमारे मध्य प्रदेश में इसके तहत हर एक जिले में एक एक उत्पाद की ब्रांडिंग की जा रही है। तो कुल कितने उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है, आपको याद रखना है, कुछ 38 उत्पादों की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश अपने एक जिला और एक उत्पाद के तहत कर रहा है, याद रखेंगे। खैर अब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है, लेकिन अभी 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद घोषित नहीं हुआ है। हमें याद रखना है कि 2023 के लिए 38 उत्पादों अर्थात 52 जिलों में 38 उत्पादों की ब्रांडिंग हमारे द्वारा की जा रही है। संख्या कुल याद रखना, हमें याद रखना है कुल 38 उत्पादों की ब्रांडिंग हम करते हैं। इसके लिए हमने भविष्य में एक जिला एक हब या एक जिले को उस उत्पाद के लिए हब बनाने की योजना भी बनाई हुई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 38 उत्पादों की ब्रांडिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पारंपरिक उद्योग खादी और ग्राम उद्योग की बात करते हैं कि इसमें हमने क्या नया अपडेशन किया। एक योजना है प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई और इसमें लगभग 20,000 तक के जो आबादी वाले गांव हैं उनमें खादी उद्योगों की इकाइयां स्थापित की जा रही है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत के ऐसे गांव जहां की आबादी 20,000 से अधिक है या ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा समूह जहां 20,000 से अधिक ग्रामीण आबादी है, उन एक एक क्षेत्रों में एक खादी उद्योग की इकाई की स्थापना की जा रही है भारत की सरकार द्वारा। 1199 इकाइयों के लिए पिछले वर्ष 35 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। ये राशि आप भले याद मत रखिएगा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है। तो कितनी जनसंख्या, 20,000 जनसंख्या के केंद्र या 20,000 ग्रामीण जनसंख्या के केंद्रों में एक एक उद्योग की या एक खादी उद्योग की स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग, ग्रामोद्योग उत्पादन। यहाँ 3-4 बातें हमें याद रखनी है। सूती खादी उद्योग, पॉली वस्त्र उद्योग, रेशमी खादी उद्योग, ऊनी उद्योग, अन्य ग्राम उद्योग, ऐसे करके हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्र संचालित हैं खादी एवं ग्राम उद्योग के, टोटल 14 केंद्र मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में कितने खादी एवं ग्राम उद्योग संचालित हो रहे हैं, 14। इनमें कितना उत्पादन किया भले याद मत रखें, 2022-23 में इनके द्वारा लगभग 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिया गया। खैर हमें यह आंकड़ा याद नहीं करना है। मध्य प्रदेश में संचालित कुल 14 विक्रय एम्पोरियम में इनके जो प्रोडक्ट है उनका विक्रय किया जा रहा है। अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि 14 ऐसे एम्पोरियम हमने खोल रखे हैं जो एम्पोरियम है जो खादी एवं ग्राम उद्योग की विक्रय एम्पोरियम के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हथकरघा उद्योग। देखिए,
जिस प्रकार ग्राम उद्योग है उसी प्रकार हाथ से बनाए जाने वाले जो हैंडलूम्स है उनको हथकरघा उद्योग में शामिल किया जाता है। और हथकरघा उद्योग की स्थिति के रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में 16,030 या 16.30 हजार हथकरघा उद्योग कार्यशील हैं। मध्य प्रदेश के 16,000 ऐसे घर हैं जहां हथकरघा उद्योग का संचालन वर्तमान में हो रहा है। खैर हमें इससे ये आंकड़ा याद नहीं रखना है कि इनने कितने रुपए की इनकम की, ये ज्यादा कठिन कार्य हो जाएगा। लेकिन ये याद जरूर रखना है कि लगभग 33,000 बुनकर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। आगे बढ़ते हैं। विपणन सहायता। इन हथकरघा उद्योग के जो लगे हुए केंद्र हैं उनको विपणन सहायता देने के लिए हमने 37 एम्पोरियम खोल रखे हैं। ये हथकरघा उद्योग के एम्पोरियम अलग होते हैं और ग्राम उद्योग के एम्पोरियम अलग होते हैं। ग्राम उद्योग के एम्पोरियम की संख्या 14 है, जबकि हथकरघा उद्योग के एम्पोरियम 47 है, ये याद रखना। और इन 47 में से 13 मध्य प्रदेश के बाहर हैं, जो हाथ से बने हुए उत्पादों को बेचने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन। देखिए, ये जो कृषि का विकास, मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास, ये टॉपिक में आंकड़े पढ़ने हैं हमें। हो सकता है कि आपको ये आंकड़े थोड़े टफ लगते हों, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में दिया है। हम सामान्यतः हर बार तैयारी में इसको शामिल नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि नया टॉपिक है, आंकड़े हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। थोड़ा रुक रुक करके आप भले आराम से इसे याद कर लें, लेकिन ये सब आंकड़े आप याद रखें क्योंकि इनमें से 2-3 प्रश्न जरूर बनेंगे और वो थोड़े से कठिन प्रश्न होंगे। अगर आप ऐसे कठिन प्रश्नों को भी आंसर कर पाएंगे या अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से तैयारी करें, ये याद हो जाएगा। ज्यादा इतना कठिन भी नहीं है कि याद ना हो पाए। लगे रहें हमारे साथ, हम इसी पैटर्न पर हर एक टॉपिक की वीडियो बनाते रहेंगे। कौन सा टॉपिक कठिन है, कौन सा टॉपिक सरल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सारे टॉपिक एक साथ एक ही क्रम में पढ़ने हैं, ये जरूरी है। इसी क्रम में हम हर एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से वीडियो बनाते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि जो सरल है उसे पहले बना दिया जाए, वो तो सब बनाते हैं। आइए रेशम कीट पालन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कितने जिलों में रेशम कीट पालन होता है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 44 जिलों में रेशम कीट पालन होता है। अब एग्जाम में जो प्रश्न आया वहां बताता हूं। अभी पिछली बार कांस्टेबल की एग्जाम में रेशम की एक प्रजाति पूछ ली गई। देखो, मध्य प्रदेश में 2 प्रजाति के रेशम का पालन होता है। मध्य प्रदेश में 2021 में, सीधे 22 का आंकड़ा याद करते हैं, 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में हमने 2.7 लाख किलो मार्बली कोया, ये क्या है? एक प्रजाति है, मलबरी कोया। ये एक रेशम की प्रजाति है या रेशम का एक स्वरूप है। और दूसरा रेशम का स्वरूप है टसर कोया। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में ये 2 प्रकार का रेशम पैदा होता है। एक होता है मालबरी कोया और एक होता है रेशम कोया का उत्पादन हुआ। अब आंकड़ा अगर याद रख सको तो ठीक है, 2.7 लाख मालबरी कोया और 19.85 लाख टसर कोया का उत्पादन किया गया। और इसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं ला रही है ताकि रेशम उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सके। आपको याद रखना है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। हमने ई रेशम पोर्टल नामक एक पोर्टल 2018 में लाया। 2022 में इसको पूरे भारत के लिए शुरू किया गया है। ई रेशम पोर्टल कब शुरू किया गया? याद रखेंगे, 2022 में। इसके माध्यम से रेशम के उत्पादन को और विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन। देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश की जीडीपी में 9.6% का योगदान पर्यटन की तरफ से दिया जाता है और लगभग 9.3% लोगों को यह रोजगार देता है। समझे, अगर पूरे मध्य प्रदेश की सरकार पूरे साल भर में 100 रुपए कमाती है तो 100 रुपए में 9.6% हम पर्यटन से कमाते हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश में 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो उसमें से 9.3% लोगों को उद्योग के क्षेत्र में रोजगार, पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में रोजगार मिलता है। 2021 की तुलना में 2022 में धार्मिक पर्यटन के मामले में
की जो वृद्धि है वो 122% रही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अभी राम जन्मभूमि का विषय बहुत सुर्खियों में रहा, इसलिए पर्यटन पर बहुत फोकस किया जाने लगा। अब याद रखना है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की जो वृद्धि दर है वो लगभग 122% रही, जो आज तक ना कृषि क्षेत्र में रही, ना किसी उद्योग में रही, ना सेवा क्षेत्र में रही। केवल पर्यटन ही ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसमें 122% की वृद्धि दर्ज की गई 2022-23 में। 2022 में गैर धार्मिक पर्यटन मामलों में लगभग 58% की वृद्धि दर्ज की गई। तो दोनों बातें याद रखनी है। धार्मिक पर्यटन में वृद्धि हमारी लगभग 122% रही और गैर धार्मिक में हमारी वृद्धि दर लगभग 58% रही। और थोड़ा डीप में चलते हैं, नीतिगत पहल की बात करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में निजी निवेशकों को 17 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु पिछले वर्ष पूंजीगत अनुदान दिया गया। याद रखिए मध्य प्रदेश में कितनी पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है? 17 पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उक्त 17 इकाइयों की स्थापना हेतु सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। याद रखना, निजी निवेशकों को प्रदेश में और ज्यादा प्रोत्साहित करने और हमारे यहाँ एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर एवं कैंपियन नीति लाई गई है। याद रखना, एडवेंचर और कैंपिंग नीति का संबंध किससे है? याद रखेंगे, इसका संबंध सीधा सीधा है पर्यटन से। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने और एक काम किया। वो क्या है? मध्य प्रदेश में होम स्टे की स्थापना की। मध्य प्रदेश में होम स्टे योजना कब आई? सीधा प्रश्न बनेगा। मध्य प्रदेश में होम स्टे क्या होता है? आप कहीं पर गए घूमने के लिए और किसी उस क्षेत्र के मूल निवासी के घर पे ही रुक गए, किसी होटल में रुकने की बजाय होम स्टे कर लिया आपने। तो होम स्टे की नीति कब आई? होम स्टे नीति 2019 में आई है। याद रखेंगे, पर्यटकों को प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं, भोजन के अनुभव, स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और साथ में रोजगार को बढ़ाने के लिए ये नीति 2019 में शुरू की गई है। जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन। देखिए अब मध्य प्रदेश में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 2022 से हर एक जिले में एक एक जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जा रहा है। याद रखेंगे, जिलों में वीकेंड और स्थानीय पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। नाम याद रखेंगे। ये सीधा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषदों का गठन कब किया गया? हर एक जिले में एक एक गठन परिषद होती है जिसका गठन 2022 में किया गया है। अगला है ग्रामीण पर्यटन। ये क्या है? ग्रामीण पर्यटन है एक पंचवर्षीय कार्य योजना के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान किए हैं और इन सांस्कृतिक क्षेत्रों में हर गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। नई कॉन्सेप्ट आई है ग्राम हेरिटेज नाम से, और ग्राम हेरिटेज नामक गांव से या जो नई अवधारणा है, इससे हम गांव में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, ये कब लाया गया? मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन 2022 में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, इस मिशन का उद्देश्य पर्यटन से जुड़े स्थानीय समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संरक्षण प्रदान करना। मूल रूप से इसका वर्ष याद रखें। मध्य प्रदेश में पर्यटन बोर्ड कब बना था? आपको याद होना चाहिए। पर्यटन बोर्ड हमारे यहाँ 2005 में बना था। पर्यटन बोर्ड के बेहतर क्रियान्वयन हेतु केरल के सहयोग से, देखिए दो चीजें हैं, एक तो हमने यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से आर्थिक सहायता ली और केरल के सहयोग से हमने रिस्पॉन्सिबल पर्यटन की स्थापना की। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना। मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सहायता ली गई? केरल की। और मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल पर्यटन को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता यूके से ली गई है। एक तो यूके याद रखेंगे आप लोग और एक केरल सरकार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटकों का आगमन कि मध्य प्रदेश में कितने पर्यटक आते हैं। देखिए
पर्यटन विभाग के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में महाकाल लोक में 1796% की वृद्धि देखी गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज तक ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है जहां इतनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई हो। अब खैर राम मंदिर में वृद्धि और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन महाकाल लोक में 1796% की वृद्धि दर्ज की गई एक वर्ष में 21 से 22 की तुलना में, याद रखेंगे। साथ ही सांची, उदयगिरी, पंचमढ़ी, खजुराहो, शिवपुरी ऐसे में 100% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये हमें उद्योगों की वृद्धि दर याद रखनी है सभी की। आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा नीति। देखो, मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के दोहन और उसको और अधिक बढ़ाने के लिए 2022 में हमने नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई। नवीकरणीय ऊर्जा नीति के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, यहां से प्रश्न इस रूप में आएगा कि हमारे लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस पर फोकस कर लेते हैं। 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए और नवीकरणीय ऊर्जा में उपकरणों के क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। पहला उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए और ऊर्जा के निर्माण क्षेत्र में अर्थात उसके उपकरणों के निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। ये इसका पहला लक्ष्य है 2027 तक। 2027 तक हम जो हमारा कुल ऊर्जा है उसमें 30% नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान दें, बना लें, ऐसा हमने दूसरा लक्ष्य रखा है। तीसरा लक्ष्य है कि 2027 तक हम 10,000 मेगावाट की नवीन प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कर लेंगे। 2027 तक नया लक्ष्य है कि बाहर जो हम दूसरे राज्यों को निर्यात करते हैं उसकी जो मात्रा है उसे भी 10,000 मेगावाट कर देंगे। 2023-30 तक हम 50,000 नई नौकरियां इस क्षेत्र में स्थापित करेंगे और 2030 तक हम सभी विकसित शहरों में 100 शहरों का विकास करेंगे जो ग्रीन सिटी के रूप में कन्वर्ट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में और हमें क्या याद रखना है। देखिए, मध्य प्रदेश ऊर्जा सरप्लस राज्य है। सरप्लस राज्य का मतलब अधिशेष, यहाँ शब्द याद रखना, हिंदी में अधिशेष और इंग्लिश में सरप्लस राज्य। मध्य प्रदेश में कोयले की उपलब्धता और तकनीकी प्रतिमान के कारण ऊर्जा का प्रभुत्व है, मतलब हमारे यहाँ ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। कुल स्थापित क्षमता का 63% जो ऊर्जा है वो हम कोयले से पैदा करते हैं और 34% ऊर्जा जो है वो हम अक्षय ऊर्जा के रूप में 33.8 और 34.2% ऊर्जा, ऐसे हमारा कोयले से पैदा होने वाली 63 और अन्य अक्षय ऊर्जा जो है वो 34% है। मध्य प्रदेश की कुल समेकित ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देश में 8वें स्थान पर है। देखिए, हम पहले चैप्टर में जब इकोनॉमिक्स पढ़े थे तब हमने इन दोनों की रैंकिंग याद की हुई है, फिर भी याद कर लें। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश चौथा राज्य है, टोटल नवीकरणीय ऊर्जा में हम 8वें राज्य हैं। मध्य प्रदेश में जो भारत की सौर ऊर्जा है उसका लगभग 8% ऊर्जा पैदा होती है और सौर ऊर्जा में लगभग हमने 2 गुनी वृद्धि पिछले 10 वर्षों में की है। ऊर्जा की उपलब्धता पिछले 10 वर्षों में लगभग 2 गुना बढ़ चुकी है, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में जल संसाधन, देखिए जल संसाधन वैसे हमें भूगोल में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में नदियों की कुल लंबाई 3956 किलोमीटर है, जिनमें से 553 किलोमीटर जो नदियों की लंबाई है वो अन्य राज्यों की सीमा के साथ साझा होती है। ये हमें एक तो पॉइंट याद रखना है। नहरों से हम कितने प्रतिशत सिंचाई करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लगभग 17.92% योगदान सिंचाई में नहरों का है, अर्थात हम जो सिंचाई करते हैं उसमें 17.92% हिस्सा सिंचाई से कवर किया जाता है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की बड़ी, छोटी और मध्यम योजना के तहत लगभग 34.99 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, ये याद रखेंगे। एक विशेष पॉइंट इसमें याद रखेंगे, 2019 में हमने एक योजना लाई थी जिसका नाम है घर घर जल या जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2019 में शुरू हुई, 2024 तक
हर एक घर में नल से जल पहुंचाना या प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी 55 लीटर पानी नल के जल के माध्यम से पहुंचाना, ये लक्ष्य हमने रखा। मध्य प्रदेश में 56 लाख ऐसे परिवार, ग्रामीण परिवार है जिनको नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, तो ये हमारी अचीवमेंट है, याद रखेंगे। 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को नल से जल देने का मध्य प्रदेश ने भी लक्ष्य रखा है। ये आपको विषय याद रखने हैं। देखिए, हम जो ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंकड़े। इंपॉर्टेंट आंकड़ों को आपको याद करना है। जैसे भी आप इसे 2-3 पार्ट में तोड़ तोड़ कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आंकड़े याद कर लें, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो को अत्यधिक शेयर कर रहे हैं, इसलिए सभी को धन्यवाद। वीडियो से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो भी आप कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। आप सभी इन वीडियोस को अपने उन साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जो निशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और अभी वर्तमान में वो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ निश्चिंत होकर तैयारी करते रहें। मैं आपको 100% भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम 2024 की एमपीपीएससी के हिसाब से ही तैयारी कर रहे हैं। आपको इससे अलावा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं कंटेंट, इसके अलावा पृथक से कहीं और कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।